व्यूअर्स, पिछले Q&A वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम लेके आए हैं आज का ये Q&A यानी कि CGQA 15, जिसमें हम कवर करेंगे पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस यानी कि CGQA 14 से पहले पूछे गए क्वेश्चंस को। ध्यान दें, CGQA 14 और आज के इस Q&A वीडियो के बाद पोस्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 16 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, रिसेंटली हमने शुरू किया है एक नया चैनल मियां मिट्टू के नाम से, जिसमें हम शेयर करते हैं कि हम सिक्कों के अलावा और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। तो आप जरूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का ये Q&A वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी आप सभी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि CGQA रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है तो आपको अपने कमेंट्स के रिप्लाईज ज़रूर चेक करने होंगे, क्योंकि हो सकता है आपने रूल्स को फॉलो ना किया हो या आपको आपके क्वेश्चन का जवाब वहीं मिल गया हो। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने कमेंट्स के रिप्लाईज को चेक नहीं करते हैं तो इसमें शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा की तरह चिल्लर ज्ञान के जो नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं और उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस CGQA वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। और ये सभी रूल्स आपको Q&A वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A यानी कि CGQA 15। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा है निखिल गवाड़े जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास ईयर 2010 का 10 रुपए का सिक्का है जिसमें 15 रेज या लाइन है, और ये बताते हैं कि जो नॉर्मल सिक्के होते हैं उसमें 10 रेज हैं। तो क्या ये 2010 का सिक्का फेक कॉइन है? तो निखिल जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को इन सिक्कों से रिलेटेड कंफ्यूजन रहती ही है। मैंने खुद पर्सनली मार्केट में ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि लोग इन 15 रेज वाले सिक्कों को लेते नहीं हैं और कहते हैं कि ये सिक्के नकली सिक्के हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। तो निखिल जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो रेज वाले 10 रुपए के बायोमेटालिक डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये नज़र आते हैं दो डिज़ाइन में। अगर आप 2011 और उसके बाद जारी किए गए इन 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स को देखेंगे जिसमें नज़र आता है रुपी सिंबल, तो इसमें आपको देखने को मिलती हैं 10 रेज। लेकिन जिस सिक्के की बात आप कर रहे हैं वो 2010 का सिक्का है जिसमें आपको रुपी सिंबल देखने को नहीं मिलता है। ये जो 10 रुपए के सिक्के हैं ये कंप्लीटली अलग डेफिनेटिव सीरीज का हिस्सा हैं जो जारी किए गए थे 2008 से 2010 के बीच। इन सीरीज के सिक्कों में आपको कॉमनली 15 रेज ही देखने को मिलती हैं। तो आप इन डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों को रुपी सिंबल वाले डेफिनेटिव सीरीज के 10 रुपए के सिक्कों से कंफ्यूज ना करें और इन्हें रेयर या फेक सिक्के ना समझें। ये ओरिजिनल सिक्के ही हैं और कॉमन सिक्के हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शकील रईन जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1862 का हाफ आना कॉइन है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शकील रईन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्टोरिया क्वीन का 1862 में जारी किया गया ये जो हाफ आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। इन सिक्कों में जो बॉम्बे और मद्रास मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं और फाइन कंडीशन में उनकी वैल्यू है लगभग 200 रुपए के करीब। लेकिन जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए वो रेयर कैटेगरी में आता है। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 3000 रुपए के करीब फॉर फाइन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि 4 आनाज और 8 आनाज के जो सिक्के हैं ये केवल जॉर्ज 5 के टाइम पे ही देखने को क्यों मिलते हैं? ये इससे पहले या इसके बाद क्यों नहीं जारी किए गए? तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? तो साई, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। कई साल पहले मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये 4 आनाज कॉइन और 8 आनाज कॉइन इतने लिमिटेड पीरियड के लिए ही देखने को मिले। अब हुआ क्या था कि ईयर 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 चला,
जिससे जो सिल्वर मेटल है उसके जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया। और इस वजह से जो चांदी के सिक्के हैं उनकी जो फेस वैल्यू है वो मेटल वैल्यू के कंपैरेटिवली कम होने लग गई। और सिक्कों को बनाते हुए हमेशा ये कोशिश रहती है कि सिक्कों की फेस वैल्यू उनकी मेटल वैल्यू से ज़्यादा हो, ताकि लोग सिक्कों को पिघलाना शुरू ना कर दें। इस कंसेप्ट को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है अपने पुराने एक वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम डिसाइड किया कि जो छोटे डिनोमिनेशन के किंग जॉर्ज 5 के सिल्वर कॉइन्स हैं, जैसे कि हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी, 2 आनाज, इन्हें सिल्वर मेटल में जारी ना करके कॉपर निकल मेटल में जारी किया जाए, क्योंकि कॉपर निकल सिल्वर के कंपैरेटिवली सस्ता मेटल है। तो इसी वजह से जो जॉर्ज 5 के सिल्वर हाफ रुपी कॉइन्स थे उनकी जगह ली 8 आनाज कॉपर निकल सिक्कों ने, और जो जॉर्ज 5 के सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन्स थे उनकी जगह ली कॉपर निकल के 4 आनाज कॉइन ने। और ये सब हुआ जस्ट टू रिड्यूस द मेटल कॉस्ट। हालांकि सिर्फ ऐसा 3 साल ही हुआ। 4 आनाज के जो सिक्के थे वो जारी किए गए केवल 1919, 1920 और 1921 में, और 8 आनाज के कॉइन्स नजर आए 1919 और 1920 में। वर्ल्ड वॉर के इन 3-4 सालों के बाद सिचुएशन बेटर होने से फिर से ये क्वार्टर रुपी और हाफ रुपी कॉइन्स सिल्वर मेटल में नजर आने लगे, और जो 4 आनाज कॉइन्स और 8 आनाज कॉइन्स हैं उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन जो 2 आनाज कॉइन है वो कॉपर निकल मेटल में ही देखने को मिले इसके बाद भी। 4 आनाज के सिक्कों पे भी हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद कादिर जी ने। ये जानना चाहते हैं हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का 1929 में जारी किया गया 2 पाई मीर उस्मान अली खान का जो सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मोहम्मद जी, फाइन कंडीशन में अगर हम इस 2 पाई के सिक्के की बात करें जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट से जारी किया गया था 1929 में, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उम्मदी सुब्रमण्यम जी ने। ये पूछते हैं कि 1862 में विक्टोरिया क्वीन के जो 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं उनमें मिंट मार्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, और इन सिक्कों का क्या मार्केट प्राइस है आज की डेट में। तो उम्मदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1862 में जारी किए गए विक्टोरिया क्वीन के जो 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं उनमें कोई स्पेसिफिक मिंट मार्क तो नहीं होता है जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये सिक्के कौन से मिंट के हैं। इन सिक्कों की मिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, जैसे कि सिक्कों का डायमीटर कितना है, इनमें कुछ स्पेशल मार्क्स नज़र आते हैं सिक्कों के ओवर साइड में, जिसे हम कहते हैं प्राइवी मार्क्स, तो उन्हें भी आपको चेक करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसमें आपको सिक्कों के साथ इन्हें समझाना होगा। तो Q&A वीडियोज़ में इसको कवर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस पे फ्यूचर में हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जो कि 1862 में जारी किए गए थे, ये नज़र आए थे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 250 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रमणि शर्मा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि जो 1 रुपी कॉइन ऑफ 2004 है जो कि कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो चंद्रमणि जी, अगर आप स्पेसिफिकली 2004 के कैलकाटा मिंट के सिक्के की बात कर रहे हैं तो आप फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले इस 1 रुपये के सिक्के की बात कर रहे हैं। तो ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन यहीं अगर आपके पास बॉम्बे मिंट से 2004 में जारी किया गया ये डेफिनेटिव 1 रुपये का सिक्का है, तो ये रेयर कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 500 रुपये के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इन कॉइन्स को हम कहते हैं क्रॉस कॉइन्स, और इन क्रॉस कॉइन्स पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बसंत कुमार जाड़िया जी ने, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। ये पूछते हैं कि क्या कॉइन कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन भी होता है, अगर ऐसा है तो कृपया रजिस्ट्रेशन की समस्त प्रक्रिया से सब्सक्राइबर्स को अवगत कराएं। तो बसंत जी, ऐसा तो नहीं होता है कि हर किसी कॉइन कलेक्टर का एक कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि बहुत सी सिटीज़ में रजिस्टर्ड न्यूमिस्मेटिक सोसाइटीज़ होती हैं। तो जैसे अगर मैं पुणे की बात करूं तो यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कलेक्टर्स सोसाइटी ऑफ रेयर आइटम्स। तो इस सोसाइटी में लगभग 250 के करीब मेंबर्स हैं। ऐसी ही एक सोसाइटी है राष्ट्रीय मुद्रा परिषद, यानी कि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ऐसी न्यूमिस्मेटिक सोसाइटीज़ का अगर आपको मेंबर बनना है तो इनका अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और एनुअली शायद कुछ फीस पे करनी पड़ती है या लाइफ टाइम फीस पे करनी पड़ती है, जिसके बारे में जो इन सोसाइटीज़ के मैनेजिंग अथॉरिटीज़ हैं वही आपको क्लियरली समझा सकते हैं।
तो ऐसे ही ज़रूर आप अपनी सिटी में चेक करें कि आपकी सिटी में कौन सी ऐसी न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी है जहां के आप मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषिकेश नाथ जी ने, जो कि कटक उड़ीसा से हैं। ये पूछते हैं कि 20 पैसे का लोटस कॉइन जो कि 1968 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, क्या ये रेयर सिक्का है या नहीं। तो ऋषिकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1968 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये कमल वाला 20 पैसे का जो सिक्का है, ये 20 पैसे का पहला डेफिनेटिव कॉइन है और ये कोई रेयर सिक्का नहीं है, ये कॉमन सिक्का ही है। नॉर्मल कंडीशन में इस सिक्के की कोई खास वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस हो सकता है लगभग 20 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हितेन पारेख जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास एक 10 रुपए का सिक्का है, इसमें एक एरर है, इस एरर को हम क्या कहते हैं और इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो हितेन जी, आपका ये जो 10 रुपए का एरर कॉइन है, इसमें जो एरर है इसे हम कहते हैं डाई शिफ्ट एरर। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूनिस खान जी ने। इन्होंने कुछ सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के रियल कॉइन्स हैं या फिर ये फेक कॉइन्स हैं और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो यूनिस जी, जिन सिक्कों की इमेजेस आपने भेज रखी है उसमें काफ़ी सारे सिक्के फॉरेन के हैं, तो उनके बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं फॉरेन कलेक्शन नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, इसमें मैं देख पा रहा हूं, इसमें एक ब्रिटिश इंडिया का जॉर्ज 5 का 1919 का 1 रुपी सिल्वर कॉइन है। तो क्लोजली देखने पे ये सिक्का ओरिजिनल कॉइन ही लग रहा है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डीसी धैया जी ने। इन्होंने एक 50 पैसे के सिक्के की इमेज शेयर की है जो कि 1985 में जारी किया गया था। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी मिंट से जारी किया गया सिक्का है, इसके बारे में इनको क्लैरिटी नहीं है। तो डीसी धैया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में जारी किए गए ये जो कॉपर निकल के 50 पैसे के सिक्के हैं, ये भारत की सभी मिंट्स के साथ साथ एक फॉरेन मिंट से भी जारी किए गए थे। तो आपका ये जो सिक्का है ये उसी फॉरेन मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मिंट मार्क स्टार है वो आपको नजर आ रहा है डेट के फर्स्ट डिजिट यानी कि 1 के नीचे। तो इस पोजीशन पे अगर स्टार शेप मिंट मार्क है तो ये तेगु मिंट कोरिया से जारी किया गया सिक्का है। तो ऐसे ही अगर आपको ये मिंट मार्क डेट के लास्ट डिजिट के नीचे देखने को मिले तो ये सियोल मिंट कोरिया से जारी किया गया सिक्का होता है। इंडिया के सभी मिंट मार्क्स और इन फॉरेन मिंट्स के बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एल्बिन लिकोस जी ने। इन्होंने एक 25 पैसे की इमेज शेयर की है जो कि 1976 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का 25 पैसे का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस कंडीशन में इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो एल्बिन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैदराबाद मिंट से ये जो 1976 में जारी किया गया 25 पैसे का सिक्का है, ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी में आता है। जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 40 से 50 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समीर भट्टाचार्य जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1935 में किंग जॉर्ज 5 का 1/12 आना कॉइन है। ये इसके मिंट के बारे में श्योर नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका मिंट है और इसकी आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो समीर, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं 1935 के सिक्के के बारे में, लेकिन जो इमेजेस आपने शेयर की है वो है जॉर्ज 5 का 1930 में जारी किया गया 1/12 आना कॉइन। तो मैं आपको 1930 के बारे में ही बताऊंगा। 1930 के ये जो 1/12 आना कॉइन्स है ये जारी किए गए थे सिर्फ कैलकाटा मिंट से, इसलिए आपको डेट के नीचे इन सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको मिंट का और आइडिया चाहिए है इन सिक्कों में, तो अगर आप 1927 के 1/12 आना कॉइन्स को देखेंगे तो उसमें अगर आपको डेट के नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता है तो वो बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के होते हैं। 1930 के आपके इस 1/12 आना कॉइन की इस कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लक्की भाटिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1971 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे के सिक्के जो कि यूएनसी कंडीशन में हैं, इनकी क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो लक्की जी, फिर से मैं आपको एक बार करेक्ट करना चाहूँगा कि जो 2 पैसे के सिक्के हैं जो 1971 में जारी किए गए थे वो एज़ पर माई नॉलेज हैदराबाद मिंट से देखने को नहीं मिलते हैं, वो नज़र आते हैं केवल कैलकाटा मिंट से। लेकिन जो 1 पैसे और 2 पैसे के सिक्के हैं हैदराबाद मिंट से जारी किए गए 1971 में, वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। यूएनसी कंडीशन में उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 40 से 50 रुपए के बीच। तो ये हुए आपके सभी सवालों के कंप्लीट जवाब। तो हमने पूरी कोशिश की कि CGQA14 से पहले पूछे गए सभी क्वेश्चंस जिन्होंने CGQA रूल्स को फॉलो किया उनके जवाब हम दे पाएँ। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स ने भी इन क्वेश्चंस के जवाब से
काफ़ी कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो जिन व्यूअर्स ने हमारा दूसरा चैनल हेड्स एंड टेल्स अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें आपको मिलती है इंडियन कॉइन्स की शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसे जल्द से जल्द चेक करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आपको आप सभी के सवालों के जवाब? आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जल्दी लेके आऊँगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।